महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। संशोधन संख्या अमेंडमेंट संख्या फर्स्ट है यहाँ पे, किस वर्ष हुआ अमेंडमेंट हुआ था और क्या प्रावधान है और इससे रिलेटेड क्या महत्व है ये देखेंगे। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध किया गया था। 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार जो कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। फिर 7वां संशोधन ये आया 1956 में। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। इसमें संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई थी। राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर 25वां संशोधन आया 1971 में। इसमें जो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और नीति निर्देशक जो तत्व है डीपीएसपी आर्टिकल 39 बी को मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 14 और 15 पर प्राथमिकता दी गई थी। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें पूर्व रियासतियों के जो राजाओं के प्रीवी पर्स था और विशेषाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 36वां संशोधन 1975 में आया। इसमें भारत का पूर्ण 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। ठीक है। फिर 42वां संशोधन जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये 1976 में आया। इसमें जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के पर जो मौलिक कर्तव्य हैं 4A में अनुच्छेद 51 को इसमें जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। बाद में इसको चेंज कर दिया गया। और जो समवर्ती सूची में राज्य सूची से शिक्षा, वन और वन्य जीव संरक्षण को उसमें ट्रांसफर किया गया। 44वां संशोधन 1978 में आया। इसमें क्या जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर में। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द को बदल करके सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिवेलियन किया गया। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। 52वां संशोधन जो है बेसिकली 1985 में आया। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया, जिसको संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 61वां संशोधन 61वां जो संशोधन है इसमें 1989 में हुआ था। इसमें जो मतदान करने की वोटिंग करने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 326 में इसके लिए संशोधन किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली के लिए जो विधानसभा के लिए 70 सदस्यीय और मंत्रिपरिषद 7 सदस्य का प्रदान किया गया। 73वां संशोधन 1992 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 9 और 11वीं अनुसूची जिसमें अंतर्गत 19 विषयों को जोड़ा गया। तो पंचायती राज को 9 में रखा गया और अनुसूची में 11वीं अनुसूची में रखा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A में रखा गया और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय जोड़े गए। 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 21A में इसको रखा गया। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की विषय वस्तु बदल ली गई और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 91वां संशोधन 2003 में हुआ। इसमें मंत्री परिषद का जो आकार था लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या का
15% से अधिक नहीं हो सकता है और छोटे राज्यों में ये संख्या 12 तक हो सकती है। 151 जो जो 151 संशोधन है 2016 में आया, इसमें जीएसटी को लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर। इसके लिए अनुच्छेद 246 है, 269 है और 279 ए जीएसटी काउंसिल जोड़ेगा। 103वां जो संशोधन 2019 में हुआ, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 15(5), 15(6) और 16(6) जोड़ेगा। 104वां संशोधन जो है आपका 2020 में लाया गया। इसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एवं एसटी समुदाय के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और ये जो आरक्षण है 25 जनवरी 2030 तक ये लागू रहेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो नामित सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके लिए संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है 334 में संशोधन किया गया। 105वां संशोधन 2021 में हुआ। इसमें राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की अपनी खुद सूची तैयार करने की शक्ति को फिर से बहाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले के फैसले के बाद राज्य की इस शक्ति पर भ्रम पैदा हो गया था कि जिसे इस संशोधन द्वारा साफ किया गया। फिर 106वां संशोधन हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, 2023 में हुआ है। इसमें बेसिकली कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटों आरक्षित करने की बात मतलब ऐतिहासिक प्रावधान रखा गया गया। इसमें 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 330 ए लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण, 332 ए राज्य विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण और 239 ए डबल ए में नया क्रोध दिल्ली विधानसभा के लिए किया गया। लागू होने की शर्त रखी गई कि यह जो आरक्षण है अगली जनगणना सेंसस होने के बाद जो परिसीमन के लागू होने के बाद किया जाएगा और यह आरक्षण शुरुआत 15 वर्ष के लिए वैध रहेगा। बाद में से कानून बढ़ा सकते हैं, कानून बना करके संसद कानून बना करके इसको बढ़ा सकते हैं। प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से यहाँ पे देखते हैं। आंदोलन क्या था, स्थापना वर्ष क्या था, संस्थापक कौन थे, कहाँ पर ये केंद्रित था और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व था, वो देखेंगे। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना कलकत्ता बंगाल में किया गया। इसमें जो इसका उद्देश्य था, उसको एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की पूजा का दार्शनिक प्रचार किया गया। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिगत कट्टरता का इसने पुरजोर विरोध किया। फिर ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, कलकत्ता में भी उसका स्थापना हुआ। इनके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का वैधानिक अंत किया गया, बहु विवाह और बाल विवाह का विरोध किया गया और जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। फिर आता है धर्म सभा 1830 में, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की, कलकत्ता में इसका स्थान हुआ। एक बेसिकली रूढ़िवादी संस्था थी जिसने ब्रह्म समाज के सुधारों का विरोध किया। इसने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सती प्रथा निषेध कानून का विरोध किया था। फिर तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी भी स्थापना कलकत्ता में की गई। इससे राजा राम मोहन के विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया और उपनिषदों के जो तार्किक ज्ञान थे और भारतीय अतीत के गौरव का प्रचार किया। फिर परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 में दादोबा पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे महाराष्ट्र में किया गया। यह एक गुप्त सुधारवादी संस्था थी जो जाति बंधनों को तोड़ने के लिए काम करते थे। अंतरजातीय खान पान और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया था। सत्यशोधक समाज, ये जो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इन्होंने शूद्रों, अछूतों और महिलाओं का सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। पुरोहित वर्ग के धार्मिक और राष्ट्रीय शोषण के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई। फिर आर्य समाज 1875 में,
इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे मुंबई में किया गया। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और मूर्ति पूजा का खंडन किया, अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया और डीएवी शिक्षा आंदोलन का शुरुआत की। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की और उनके जो कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा किया गया। इसका स्थापना बेसिकली न्यूयॉर्क में किया गया, लेकिन 1882 में इसका केंद्र अड्यार मद्रास में बना। इन्होंने हिंदू, बौद्ध, फारसी जैसे प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रयास किया। एनी बेसेंट ने भारत में महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए इसका नेतृत्व किया। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया। उसकी भी स्थापना कलकत्ता में हुई। केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह करने पर ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ। पूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर यह आधारित सामाजिक सुधार था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1884 में जी अगरकर, एम.जी. रानाडे और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसने भारतीय युवाओं के लिए सस्ती, आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा की व्यवस्था की गई और प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज जो पुणे में है स्थित है, उसकी स्थापना की गई। फिर रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया, बेलूर पश्चिम बंगाल में। इसमें इसका उद्देश्य था मानवतावाद और सामाजिक सेवाओं को सर्वोपरि धार्मिक कर्तव्य घोषित किया। शिक्षा, चिकित्सा और अकाल बाढ़ सहायता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसमें देश सेवा के लिए समर्पित और चरित्रवान प्रचारकों को तैयार करने के लिए किया गया। पिछड़ों, अकाल पीड़ितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए भी काफी काम हुआ। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखें तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मसाई जो जनजाति है, ये आपके केन्या और तंजानिया में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में, और ये बेसिन की मुख्य विशेषता है पशुपालक होते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं, मोती कूदने या वाले नृत्य करते हैं। जुलू जो जनजाति है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति है। बुशमैन, ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और देश यदि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये शिकारी संग्राहक होते हैं और गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध होते हैं। पिग्मी, पिग्मी ये कांगो बेसिन जो है मध्य अफ्रीका में, वहाँ पे पाए जाते हैं, कम कद वाले होते हैं और शिकारी संग्राहक होते हैं। बर्बर, ये उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया में पाए जाते हैं। ठीक है। बेदुइन, ये अरब प्रायद्वीपीय और मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। कुर्द, कुर्द जो जनजाति हैं आपके इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की में पाए जाते हैं। मंगोल, मंगोल ये आपको मंगोलिया, चाइना में पाए जाते हैं और इनको ये चंगेज खां के वंशज माने जाते हैं, घुमंतु पशुपालक होते हैं। कजाक, ये कजाकिस्तान और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। एस्किमो, ये जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में पाए जाते हैं। याकूत, याकूत जो हैं आपके साइबेरिया, रूस में पाए जाते हैं। एबोरीजन, एबोरीजन ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। माओरी जो जनजाति है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। शामोन, ये सामोआ द्वीप, प्रशांत महासागर, वहाँ पाए जाते हैं। रेड इंडियन, अमेरिका, कनाडा में पाई जाती है। एजटेक, ये मैक्सिको में पाई जाती हैं। माया, ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरस में पाई जाती हैं। इंका, ये पेरू, दक्षिण अमेरिका, इंडिया में पाए जाते हैं। केचुआ, ये पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर में पाई जाती है। अयमारा, ये जनजाति बोलीविया और पेरू में पाई जाती हैं और यानोमामी, ये अमेजन बेसिन, ब्राजील और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। मानव ग्रंथि और उससे रिलेटेड जो हार्मोन है, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए होता है, इसे हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वैसोप्रेसिन ये जल का पुनरावेशन के लिए होता है, एडीएच की कमी से बार बार पेशाब आना या पोलियोयूरिया होता है। ऑक्सीटोसिन ये प्रसव पीड़ा और दूध स्राव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लव हार्मोन या वर्थ हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है।
फिर थायरॉइड ग्रंथि के बारे में, तो इससे जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन निकलता है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म या चयापचय के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम को कम करता है, इसके निर्माण के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज या वानमनता होता है। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पे रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। यह थायरॉयड के ठीक पीछे स्थित 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं। कैल्सिटोनिन और पीटीएच एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अग्नाशय, पैंक्रियाज, ये इससे इंसुलिन यानी बीटा कोशिका और ग्लूकागोन अल्फा कोशिका होती है। इंसुलिन जो ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागोन जो होता है ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन एक जो अग्नाशय है, एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का। ग्लूकागोन इंसुलिन में जस्ता जिंक पाई जाती है और इंसुलिन की जो खोज किया था उसे बेंटिंग और वेस्ट ने इसका खोज किया था। एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स निकलता है। एड्रेनालिन क्या संकटकालीन परिस्थितियों के लिए है और कॉर्टिसोल तनाव और रक्तचाप नियंत्रण करने के लिए। इसको 3F ग्रंथि भी कहा जाता है एड्रेनालिन को, जैसे कि फ्लाइट एंड फाइट, और 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल या किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह स्थित होता है। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड होता है, इससे मेलाटोनिन निकलता है और ये जैविक घड़ी होता है। इसे शरीर की तीसरी आंख या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। ये अंधेरे में अधिक सक्रिय होता है और नींद लाने में मदद करता है। मेलाटोनिन थाइमस ग्रंथि जो है आपके थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वता होता है। यह छाती के बीच या हृदय के पास स्थित होती है। बुढ़ापे में यह पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसमें बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। किडनी, गुर्दा, एरिथ्रोपाइटिन और रेनिन यहाँ से निकलता है। ये आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। रेनिन जो है रास प्रणाली द्वारा शरीर में सोडियम और पानी का संतुलन बनाए रखता है। प्रदूषण देखते हैं। प्रदूषण और उससे रिलेटेड मुख्य जो रसायन हैं जो यहाँ पे है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से जो केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, PM2.5 और पार्टिकुलर जो मैटर होता है M10 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो इनका ये सारी चीज़ों का वायु प्रदूषण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलता है, अधूरा दहन होता है और इससे जो इसका प्रभाव पड़ता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, सिर दर्द और मृत्यु तक भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली इसके कारण अम्लीय वर्षा होता है, श्वसन रोग होता है, जीवाश्म ईंधन और थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड वाहन उद्योग से निकलता है और इसके कारण भी अम्लीय वर्षा होती है, अस्थमा और स्मॉग होता है। ओजोन 3 जो है ओजोन जो है प्रदूषक गैसों का रासायनिक अभिक्रिया आंखों में जलन, फेफड़े पर असर भी पड़ता है। PM2.5 एंड PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये वाहन, धूल और उद्योगों से निकलता है। इसके कारण कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े जैसे रोग होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है और ये ओजोन परत के क्षरण में डिप्लीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर बात करें यहाँ पे जल प्रदूषण से, तो यहाँ पर मरकरी का, पीबी, लेड, आर्सेनिक, नाइट्रेट्स और डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने में। मरकरी जो होता है औद्योगिक ऑक्सीज से निकलता है, इसके कारण जो रोग होता है मिनामाटा रोग और स्नायु तंत्र क्षति होता है। जो लेड है, पीबी है, जैसे बैटरी और औद्योगिक अपशिष्ट से निकलता है, इसके कारण जो मस्तिष्क क्षति होती है और बच्चों में विकास रुकावट होता है। आर्सेनिक है, इसमें भूजल से निकलता है, औद्योगिक रसायन से इसमें इसके कारण आर्सेनिकोसिस और त्वचा और कैंसर रोग हो सकता है। नाइट्रेट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके उर्वरक और सीवेज में होता है। इसके कारण जो रोग होता है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है और इसको कहा जाता है मैथेमोग्लोबिनेमिया भी इसको कहा जाता है। डिटर्जेंट और पेस्टिसाइड्स एक घरेलू और कृषि अपशिष्ट से निकलते हैं, इसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है या जल जनित रोग होते हैं। फिर मृदा प्रदूषण में जैसे कि डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स के कारण ये होता है और डीडीटी पेस्टिसाइड्स का बेसिकली
इनका जो स्रोत है कृषि रसायन है, इससे क्या होता है भूमि की उर्वरता घटती है, भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। हेवी मेटल्स औद्योगिक अपशिष्ट से निकलते हैं, इसके कारण कैंसर, मिट्टी प्रदूषण और भूजल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण या रसायन बल्कि ध्वनि तरंगे ऐसे होते हैं, वाहन, मशीन और पटाखे से निकलते हैं, इसके कारण बहरेपन का खतरा और मानसिक तनाव होता है। और रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन देखें तो ये आपके जो यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम मुख्य रसायन होता है, और इसका जो स्रोत है परमाणु संयंत्र और रेडियोधर्मी कचरा है। इसी कारण कैंसर, अनुवांशिक रोग, पर्यावरण संतुलन असंतुलन जैसी चीजें होती हैं।